हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम एनबी यहाँ पर स्पेशल मैराथन क्लास की। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आज 100 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में दोस्तों कवर होने वाला है। कितने 100 क्वेश्चन के आसपास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल में और उससे पहले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एनबी ऑल पोस्ट के लिए, चाहे आपने सीनियर असिस्टेंट के लिए भरा हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए, क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मॉडल पेपर 1 अब तक का सबसे मॉडल पेपर आप सभी लोग देख सकते हैं जीके का। ठीक है, समस्या जड़ से होगी खत्म। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, एनबी का हमारा पेड बैच दोस्तों लॉन्च है 147 रुपये में मात्र, इसमें 100 मॉक टेस्ट से अधिक और उसके साथ साथ 50 के आसपास वीडियो लेक्चर्स और हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। और उसके साथ आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा 983884, यहाँ पर नंबर 87 नहीं रहेगा, 57 रहेगा। सॉरी दोस्तों, उसके लिए कितना रहेगा, 57 रहेगा। 87 के अगर ओवरऑल नंबर बता दें, 9838845742, ये हमारा नंबर है। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और अंत तक देखिएगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। तो जिनको भी बैचेस लेना हो जल्द से जल्द करें, 5 सितंबर के बाद नहीं दिए जाएंगे, केवल 5 सितंबर के लिए ऑफर है। मिलते हैं, चलिए दोस्तों हम आगे लेकर चलते हैं। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश डैश कहाँ पर स्थित है? मणिपाल में है, मदुरई में है, पालघाट में या फिर मंगलौर में है? तो दोस्तों पालघाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वो पालघाट में स्थित है। बात करेंगे पालघाट जो प्रायद्वीप है, ये भारत का प्रमुख दर्रा है। जी हाँ दोस्तों, पालघाट भारत का प्रमुख दर्रा है जो क्या करता है, केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। किसको? केरल को यहाँ पर जोड़ता किससे? तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। और यह स्थित कहाँ है दोस्तों? यह केरल के पलक्कड़ में स्थित है। केरल के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पलक्कड़ में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। पालघाट कहाँ है? नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा? इंटरनेट है या फिर शिक्षा या फिर परिवहन या फिर समानता? यानी कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर इसका हो जाता है बी। ये राइट आंसर क्या होता है? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सॉरी शिक्षा, सॉरी यहाँ पर बी राइट आंसर, तो बी यहाँ पर शिक्षा है। तो भारत में हाल के वर्षों में कुछ संशोधनों के साथ गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं पर विचार किया गया, जिसमें आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि को क्या किया, शामिल किया गया। ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर यह कार्य किया कब गया? तो 2009 में सुरेश तेंदुलकर और 2014 में सी रंगराजन के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश डैश क्या बन गया है? एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिणी एवं उत्तरी बाजार, भिन्न बाजारों का समूह। तो बात करेंगे दोस्तों, यदि हम यहाँ पर इसके राइट आंसर 28 के राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है बी, एक सामान्य बाजार। क्या हो जाता है? एक सामान्य बाजार। ओके। अब यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर है वस्तु एवं सेवा कर भारत की नई अप्रत्यक्ष, यानी कि जीएसटी की बात हो रही है दोस्तों। यह अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। जीएसटी कैसा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से यह दोस्तों यह लागू है। ठीक है ना। और इस कर के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की ओर से लिए जाने वाले टैक्सों को तीन टैक्सों, सेंट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स तथा इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर क्या लागू? जीएसटी। ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है या फिर केरल में या फिर महाराष्ट्र में? तो दोस्तों बात करेंगे आगा खां, यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह भी याद करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो आगा खां कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के दोस्तों पुणे में आगा खां स्थित है। यदि हम और क्वेश्चन बात करें, इसका निर्माण दोस्तों 1892 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1892 में इसका निर्माण हुआ था। 1892 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था।
और किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना। अब इसी भवन में महात्मा गांधी और उनके जो सहयोगी थे, इसी भवन में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में दोस्तों बंदी बनाया गया था, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष या फिर 50 वर्ष? तो दोस्तों बात करेंगे ब्रिटिश यहाँ पर शासकों ने, तो यहाँ पर बात करेंगे इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, राइट आंसर ए, 200 वर्षों तक। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया दोस्तों? शासन किया। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक दोस्तों यहाँ पर शासन किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम जानते हैं। 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757, ठीक है ना। 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम बार राजनीतिक सत्ता दोस्तों प्राप्त हो गई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मिली विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की तीन प्रमुख शक्तियां, जैसे तीन प्रमुख शक्ति उस समय कौन कौन थी? मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम पर वर्चस्व स्थापित हो गया था, ठीक है ना। अब भारत का 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो लगभग यहाँ पूछ रखा, तो लगभग यहाँ पर 200 वर्ष, ठीक है ना। 500, 100, 50 गलत है, तो लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर ब्रिटिश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जो कि ओलंपिक अभी हुआ है, तो 2021 वाला, तो 2016 का भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, तो चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी चेन लांग ने जीता। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। कौन दोस्तों? चीन के यहाँ पर खिलाड़ी चेन लांग, इन्होंने जीता। अब बात करेंगे इस बार भारत में कुल कितने पदक जीते 2021 में? तो भारत में कुल 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। भारत की तरफ से यहाँ पर ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। कमेंट करके आप बताइएगा मनप्रीत सिंह के साथ यहाँ पर एक और प्लेयर थी जो ध्वजवाहक थी यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग में। और यहाँ पर अंतिम समारोह, मतलब जब समारोह हो रहा था, खत्म हो रहा था, तब कौन थे? तो वो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, यह कमेंट करना है। और यहाँ पे एक और कमेंट करना है कि मनप्रीत सिंह के साथ जो स्टार्टिंग में हुआ था, यानी कि उद्घाटन समारोह, कौन यहाँ पर 2021 में ध्वजवाहक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते, जो भी कोई परिस्थितिकी होता है ना, परिस्थितिकी तंत्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, उसके निर्माण में क्या क्या शामिल होते हैं? भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और प्रतिजैविक घटक। तो बात करेंगे एक परिस्थितिकी तंत्र में, जिसमें दोस्तों जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं, परिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? पौधे हो गए, जानवर हो गए, जीव हो गए, यही दोस्तों शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे जैविक और अजैविक घटक, ठीक है ना। पौधे हो गए, या फिर देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, पौधा दे दिया, जानवर दे दिया, जीव जंतु कुछ भी दे दिया, तो परिस्थितिकी निर्माण में वह दोस्तों शामिल हो गया। लेकिन जैविक और अजैविक भी इसका क्या होता है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने इस बार आ चुका। घूमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? यहाँ आप देखिएगा, घूमर ये नहीं है, अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर घूमर है, नहीं वो नृत्य नहीं है। घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से, केरल से, उड़ीसा से, पंजाब से। तो दोस्तों घुमरा लोक नृत्य का यहाँ पर बात करेंगे तो उड़ीसा का है। कहाँ का डियर? उड़ीसा, यानी कि सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। घुमरा लोक नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। कहाँ से? उड़ीसा से। अब इसकी उत्पत्ति बात करेंगे, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से हुई। उड़ीसा के कहाँ से हुई दोस्तों? कालाहांडी जिले से इसकी जो है हुई थी शुरुआत। उसके साथ साथ यह नृत्य वर्तमान समय में सभी वर्गों के बीच, मतलब यह नृत्य होता क्या है, जो भी यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उड़ीसा में, तो उनके बीच विश्राम, मनोरंजन, प्रेम, भक्ति और मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता घुमरा लोक नृत्य। कहाँ का है? सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर, उड़ीसा इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा सा इधर उधर कोई दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, तो उसके दोस्तों सॉरी, थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है।
एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, धर्मनिरपेक्षवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी बोला जाता है, एकदम राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, तो धर्मनिरपेक्षता की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो संविधान के भाग 3 में, कहाँ पर? संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 है, ये भी याद रखिएगा। मौलिक यहाँ पर बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है ना वो 25 से 28 तक है। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 1976 में दोस्तों पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण डैश प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो दोस्तों सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है ना वह प्रकाश ऊर्जा को बदलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और CO2 की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। किसके किसके सहायता से दोस्तों? CO2 की मदद से, और जो यहाँ पर सन का लाइट होता है अर्थात सूर्य का प्रकाश होता है उसके हेल्प से। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ लेता है इस प्रक्रिया का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो क्लोरोफिल यहाँ पर दोस्तों सबसे प्रमुख घटक है इस प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंककि आप सभी के लिए ये क्लासेज यहाँ पर फ्री की क्लासेज आप सभी के हाई डिमांड पर यूट्यूब पर लेकर आया हूँ, और हर सब्जेक्ट का क्लासेज मैं लेकर आऊँगा। ठीक है ना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान बात करेंगे भारत के PM कौन थे, तो अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। उस समय जो PM थे दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर इसकी जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 1965 को दोस्तों हुई थी, और यह युद्ध दोस्तों 17 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 17 दिनों तक चला था, और 23 सितंबर को यह युद्ध जाकर समाप्त हुआ। और इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने इस देश का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सशक्त नेतृत्व किए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पहले PM कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। चलिए, और पहली महिला PM आप सभी को पता, इंदिरा गांधी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पर बात करेंगे कानून मंत्री की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों C फॉर चेन्नई, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है ना। ये थे भारत के पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के, और ये कब से कब थे? 1947 1951 के बीच में। ठीक है ना। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काफ़ी महान व्यक्ति थे। ऐसे लोगों को सत सत नमन किया जाना चाहिए। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे चिपको आंदोलन की, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तमिलनाडु में, या फिर यूपी में, या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट में शुरू हुआ। मतलब सबसे पहले दोस्तों यूपी से स्टार्ट हुआ, जो कि अभी वो जो पार्ट है ना वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। चूँकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी प्लस उत्तराखंड पहले एक था, लेकिन अब अलग हो गया। लेकिन अब वो पार्ट जहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड में है। ठीक है ना। और यह क्यों किया गया था? वनों की सुरक्षा के लिए दोस्तों किया था। और 1970 में दोस्तों क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। कब? 1970 में स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की, और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है ना। इस आंदोलन की जो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1973 में हुई। कब हुई थी दोस्तों? इस आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था 1973 में हुआ था, और इसका जो केंद्र था दोस्तों वो जिला कभी कोई पूछ लेता है, तो जिला दोस्तों था चमोली। कौन सा जिला था? चमोली जिला था। आगे दोस्तों हमारे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
डैश डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बात करेंगे, पूछ लेता कौन से शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, बुद्ध का या फिर हर्ष का या फिर गुप्त का या फिर पारस का। तो आप सभी को पता है जो गुप्त वंश था दोस्तों, उसी को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। गुप्त वंश, गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। मौर्य वंश का जब पतन हो गया था उसके बाद गुप्त वंश आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल बजट डैश डैश केंद्रीय बजट से अलग होता है, राज्य के बजट का हिस्सा होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है। दोस्तों रेल बजट प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर यदि बात करेंगे दोस्तों, रेल बजट यहाँ पर अब जो है केंद्रीय बजट का भाग होता है, पहले अलग था, ठीक है ना, अब केंद्रीय बजट का भाग होता है। आगे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ कोई क्वेश्चन रह गया था या फिर 30 या 39। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बात करेंगे यहाँ पर सुपीरियल झील है या फिर बैकाल झील या फिर वोस्तोक झील या फिर तंजानिका झील। तो बात करेंगे दोस्तों बैकाल झील, यहाँ पर राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों बॉम्बे, यहाँ पर बैकाल झील है, ठीक है ना। इस झील की जो औसत गहराई वो 744.4 मीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये झील पाई कहाँ जाती है? तो यह झील रूस में पाई जाती है। कहाँ पर? रूस में। अगला क्वेश्चन, छिमलीदार पौधे या फिर फलीदार पौधे डैश डैश की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं, राइजोबियम, स्पोरोकेट या फिर एग्योफिसी या फिर फर्मिक्यूट। तो दोस्तों राइजोबियम यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए फॉर यहाँ पर एप्पल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अरे यार इतना मेहनत किया जाता है, संक्षेपण का या फिर वाष्पीकरण का या पास्तुरीकरण का या हाइड्रोजनीकरण का। तो दोस्तों पास्तुरीकरण यहाँ पर राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है? पास्तुरीकरण। पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और सबसे पहले 1864 में, कब दोस्तों? 1864 में स्टार्ट हुआ था लुई पास्चर के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, क्षारकीय होती है या फिर उदासीन होती है। तो दोस्तों साबुन की जो प्रक्रिया होती है ना वो क्षारीय होती है, यानी कि जैसे आप सभी के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ये कह रहा कौन सा कांतरी चट्टान नहीं है? स्लेट, संगमरमर, नाइस या फिर चूना पत्थर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डी फॉर यहाँ पर डेनमार्क की जाए। चूना पत्थर जो होता है दोस्तों यही क्या होता है? कांतरी चट्टान नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों कांतरी चट्टान है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, जो दक्षिण के चोल शासक थे उनके प्रभाव का काल क्या था? 17वीं, 9वीं, 19वीं या फिर 9वीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आता दोस्तों बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में, ठीक है ना। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कब का दोस्तों? प्राचीन भारत का। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 9वीं से कब तक? 13वीं शताब्दी तक इन्होंने दोस्तों शासन किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों बात करेंगे मटकी का, तो मटकी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का परंपरागत नृत्य है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मालवा उस मतलब मध्य प्रदेश में मालवा गांव है, तो मालवा गांव की महिला विभिन्न अवसरों पर यह नृत्य करती हैं, ठीक है। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा का उपयोग करते हैं, लवण का उपयोग करते हैं, शर्करा का, सोडा एस का या फिर हल्दी का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। अर्थात अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? हल्दी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। लिटमस का घोल जो होता है, लिटमस का घोल पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान करता है। जो लिटमस का घोल होता है वो क्या करता है दोस्तों?
अम्लीय एवं क्षारीय के क्या करता है दोस्तों, पहचान करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे तो उसके जगह पर हम हल्दी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अम्लों में नीले लिटमस का जो रंग होता है, जो अम्ल होते हैं, तो यहाँ पर अम्लों में नीले लिटमस का रंग लाल से होता है। नीला लिटमस कैसे हो जाता है दोस्तों, लाल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और क्षार में क्या होता है, यहाँ पर क्षार में लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम देखिए अम्ल है या फिर क्षार है, यानी कि एसिड है या फिर बेस है, इसके लिए हम लिटमस पत्र का यूज करते हैं। और लिटमस के जगह पर दोस्तों हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आप सभी को लेकर चलते पेड बैचेस की जानकारी दे दूं। 9838845742 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। 9838845742 आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। 100 मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर पास होने की फुल गारंटी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टियर 1 टियर 2 का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इच्छुक हो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, समय बहुत कम है दोस्तों, समय बहुत कम है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, कुछ भी समय नहीं है। हाल ही में चेन्नई के डीएमके नेता डैश की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो चेन्नई के किस नेता का यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एमके स्टालिन या फिर एम करुणानिधि। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर आता है यहाँ पर एम करुणानिधि। क्या होता है डियर, एम करुणानिधि इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेन्नई, यहाँ डीएमके के नेता, जी हाँ दोस्तों, यह एक किस पार्टी के नेता थे, डीएमके के नेता थे। और उसके साथ साथ आपको बता दें डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ठीक है ना। और यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यहाँ पर बात करेंगे 1969 से, कब से दोस्तों, 1969 से अपनी मृत्यु 7 अगस्त 2018 तक एम करुणानिधि क्या रहे, यहाँ डीएमके के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का डैश मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना, यानी कि जो आरबीआई है मौद्रिक नीति का मतलब क्या बनाए रखती है, विनिमय दर, विकास या संपत्ति या मूल्य स्थिरता। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है दोस्तों डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, मूल्य स्थिरता बनाए रखती है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है यह क्या करती है दोस्तों, मूल्य स्थिरता को बनाए रखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि मौद्रिक नीति का प्रमुख एम क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मौद्रिक नीति का जो प्रमुख एम है मूल्य स्थिरता बनाए रखना, स्थिर निवेश संवर्धन है, माल की पूर्ति, मतलब माल की पूर्ति कैसे हो रही है उसका प्रतिबंध कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर जारी रखना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऋण का सामान जो होता है, यानी कि जो ऋण का सामान देना होता है, कहाँ देना है, कैसे देना है, तो यही सब मौद्रिक नीति के तहत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, मितव्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना, संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है, दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर बी फॉर ब्राजील इज राइट आंसर, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, जी हाँ दोस्तों, बात करेगा धर्म स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद बताइए, तो आर्टिकल होता है 25 से लेकर 28 तक, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो एम होता है वो होता है धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, ठीक है ना। और पूछ लिया कि धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है ना, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, वो सबसे पहले कहाँ उल्लेख किया गया, तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के, जी हाँ साथियों, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, कब, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अलग से साइड से मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। आप सभी को लास्ट में बताइएगा कि सर हमारी इतने क्वेश्चन इसमें से सही हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आ जाते हैं, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश डैश की विफलता के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आता है, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन, और तो इसके राइट आंसर की तरफ यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर आप सभी को आता है ए। क्या हो जाता है दोस्तों, ए, डीएनए के कॉपी होने के कारण, ठीक है ना।
प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी होने की विफलता के कारण होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे होंगे, मतलब दिमाग में जरूर आ रहा होगा सर डीएनए का कॉपी मतलब क्या। तो समझ लीजिए, डीएनए की कॉपी जो होती है दोस्तों, यह एक जैविक प्रक्रिया है जहां दो समान प्रतिकृतियां डीएनए को एक मूल डीएनए से दोस्तों उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया देना बैंक। जी हाँ साथियों, यहाँ पर विजया जो देना बैंक है ना, और उसके साथ साथ हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजय देना बैंक और कौन कौन से दोस्तों शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शामिल समझ लीजिए, यहाँ पर 3-4 बैंकों को यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर बैंकों में विलय कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, जी हाँ साथियों, जो विजया बैंक था, कौन सा विजया बैंक, और उसके साथ साथ देना बैंक, डी फॉर देना, इन दोनों का जो विलय हो गया वो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि V + D = B याद कर लीजिए, ठीक है ना। विजया बैंक प्लस देना बैंक बराबर बड़ौदा बैंक। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अब उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए, कभी इसका राइट आंसर ये बड़ौदा बैंक ने पूरा समझिए। तो हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है ना, और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को भारतीय स्टेट बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में तथा सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय किया गया। अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में तथा सिंडिकेट बैंक को किस में विलय किया, केनरा बैंक में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए यदि किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट होता है तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। तो आईसीसी विश्व कप 2019 तक यहाँ पर जो कोच थे दोस्तों उस समय वो थे रवि शास्त्री। कौन थे दोस्तों, रवि शास्त्री उस समय के कोच थे। आगे आ जाते हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कश्मीर में हुआ, दिल्ली में हुआ, केरल में हुआ या फिर पंजाब में हुआ। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों पंजाब में अमृतसर के बाग में हुआ। कहाँ पर, पंजाब में अमृतसर के बाग में हुआ। कौन सा कांड, जालियांवाला बाग कांड, पंजाब के अमृतसर में। पूछ लिया कब हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को। उस सभा स्थल पर, ठीक जी, उस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर एक थे जिनका नाम था ओ डायर। जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से नियति भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, इसलिए कौन सा कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया डैश डैश के रूप में भी इंडिया को क्या बोला जाता है, दक्षिण एशिया। ये संविधान के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के रूप में आर्यावर्त, भारत या फिर हिंदुस्तान। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों इंडिया, यानी कि भारत के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इंडिया को यहाँ पर अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, ठीक है ना, अनुच्छेद 1.1 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया भारत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग। तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यातायात का सबसे जो यहाँ पर सस्ता साधन है वो होता है दोस्तों जल मार्ग। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना कई टन माल एक साथ लेकर आते हैं, इसलिए जल मार्ग राइट आंसर। अगला, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट ग्रहण करते हैं, 4%, 2%, 3% या फिर 1%। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, 1% ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, कितना, 1%। आगे आ जाते हैं, 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अका पुरस्कार विजेता कौन थे।
तो दोस्तों ये 2017 का करंट का था, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड लिया गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में से लिया गया ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके, ठीक है ना। इसीलिए चलिए इसको करना, इसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी के सामने आ जाता है दोस्तों, ममांग देई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जिसका थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है ना। ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया बैंक, देना बैंक और कौन सा बैंक शामिल है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ मैसूर शामिल, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? कांटे का, स्प्रे का, गंध का या फिर रोए का? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आता है डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। निर्जन जो वन प्रांत में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग दोस्तों? रोए का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि यह अधिकतर पाया कहाँ जाता है? तो दोस्तों यह अधिकतर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था, अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो दोस्तों फैथम, पेस या लिक या फिर बीघा, ठीक है ना। तो दोस्तों बीघा को, किसको? बीघा को, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। यह आमतौर भारत के उत्तरी हिस्सों, बांग्लादेश और नेपाल में दोस्तों यह क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? किशोर कुमार, बप्पी लहरी, अरिजीत सिंह या फिर कुमार सानू? तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कुमार सानू, नाम तो सुना होगा, कुमार सानू बहुत ही फेमस सिंगर है। तो आप लोग कमेंट करिए कुमार सानू को कोई बेहतरीन सा सॉन्ग, मतलब मत कमेंट करिएगा, मजाक किया हूँ। तो लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को यहाँ पर कुमार सानू के नाम से जाना जाता था, जाना जाता मतलब। और इन्होंने अपने गाने की शुरुआत 1989 से की, ठीक है ना। और 2009 में, कब दोस्तों? 2009 में इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने माइंड में लेकर चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे जाते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश डैश से कर सकते हैं। इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी में जल धाराओं, या फिर एक शहर में बस यात्रा, या सड़क पर चल रहे लोगों। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की जो तुलना है ना, हम कर सकते हैं यहाँ पर नदी में जल धाराओं से। किससे दोस्तों? नदी में जल धाराओं से। आगे आते हैं। अब यहाँ पर हाल ही में एक पुस्तक आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके मुख्य किरदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, द एक्सीडेंटल जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, इसके मुख्य किरदार है मनमोहन सिंह, ठीक है ना। कौन है डियर? यहाँ पर मनमोहन सिंह। कह रहा इनमें से कौन सा लोकनृत्य राजस्थान से संबंधित है? डांडिया, गिद्दा, घूमर या फिर भांगड़ा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नृत्य यहाँ पर संबंधित है राजस्थान से। तो दोस्तों राजस्थान से यहाँ पर घूमर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से संबंधित की बात करेंगे तो घूमर नृत्य जो है ना वह राजस्थान से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर घूमर नृत्य राजस्थान में मांगलिक अवसरों, जैसे शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, मतलब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इस नृत्य में क्या होता है? ढोल, नगाड़ा तथा शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं और हमारे पेड बैच में दोस्तों ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9838845742 पर कांटेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप सबको 100 से अधिक मॉक टेस्ट और 50 वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द बैचेज को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 15 सितंबर के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन इस बैच में नहीं होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इच्छुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को मिल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है? चक्रवात का, भूकंप का, लुप्त प्राय प्रजातियां का या फिर नाभिकीय रिएक्टर्स का, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है सी,
जो यहाँ पर रेड डाटा बुक है ना, उसका जो सीधा का सीधा संबंध है ना, वह लुप्त प्राय प्रजातियों से। किससे है दोस्तों? लुप्त प्राय प्रजातियों से है। ठीक है ना। अब बात करते हैं IUCN। जी हाँ दोस्तों, IUCN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है ना, दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? पूछ लिया कि IUCN की स्थापना कब हुई, तो आपको क्या बताना है? 1948 में। कब हुई थी दोस्तों IUCN की स्थापना? 1948 में। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापक सूची है। जो लाल सूची है ना, सबसे व्यापक सूची है, जिसे पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से, कथक से, कुचिपुड़ी से या फिर मोहिनी अट्टम से? ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों बिरजू महाराज की। तो दोस्तों बिरजू महाराज यह यूपी से रिलेटेड है। बिरजू महाराज कहाँ से रिलेटेड है? यूपी से रिलेटेड है। यूपी के CM कौन है दोस्तों? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ है। ठीक है ना। तो बिरजू महाराज यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी का नृत्य जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कथक हो जाता है। यूपी का नृत्य क्या दोस्तों? कथक हो जाता है। और ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ घराने के दोस्तों, कहा कि लखनऊ घराने के थे। ठीक है ना। और इनका मूल नाम यदि हम बात करेंगे, इनका जो मुख्य नाम था वो था दोस्तों पंडित बृजमोहन मिश्र। क्या था दोस्तों? पंडित बृजमोहन मिश्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जो भी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत से बाहर हटाकर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना। खनन की दोस्तों प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, उथली गहराई पर जो खनिज पड़े होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो सतही परत होता है ना, हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे शाफ्ट खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, बंधन कहते हैं या फिर ओप्ट कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, इस प्रक्रिया को ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। यह पृथ्वी से चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही खनन तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, और जो कि तुलनात्मक रूप से कम, इसमें कम जोखिम होता है। इसमें दोस्तों पूछ लिया कौन किस में कम जोखिम होता है, तो ओपन कास्ट माइनिंग में दोस्तों कम जोखिम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है। फुलकारी, बलूचारी, पैठानी या फिर बाटिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन A फॉर एप्पल इज राइट आंसर। तो पंजाब का वह शिल्प है दोस्तों फुलकारी, जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है। ठीक है ना। अब फुलकारी दोस्तों है क्या? फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है। जी हाँ दोस्तों, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी, दुपट्टों और जूतियों पर हाथों से की जाती है। ठीक है ना। इसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। तो इसका रिलेटेड यहाँ पर पंजाब से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? आम, इमली, खट्टा दूध या फिर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नारंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों बात करेंगे जो साइट्रिक अम्ल होता है ना, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। पूछ लिया साइट्रिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो दोस्तों दुर्बल साइट्रिक अम्ल है। ठीक है ना। दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। यह अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाए जाते हैं। जो साइट्रिक अम्ल होता है, यह अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाए जाते हैं। और शर्करा के जो किण्वन होता है ना, वहाँ से भी दोस्तों हम पा जाते हैं क्या? हम पा जाते हैं साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, खट्टा दूध तो है नहीं, आम तो यहाँ लेंगे नहीं, इमली भी नहीं लेंगे, तो दोस्तों नारंगी दिया रहे, नींबू दिया रहे। ठीक है ना। और उसके साथ साथ दोस्तों कोई भी खट्टा फल दिया रहे तो उस पर हम राइट आंसर चले जाएंगे। D फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, अर्थात साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक यहाँ पर स्रोत वो नारंगी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। A फॉर एप्पल इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप जो मिश्रण होता है वह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना।
कॉपर कार्बोनेट का सूत्र आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कॉपर कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, और आप सभी को बताना है कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इसका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 2018 में कोरिया में वर्ल्ड मार्शल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, जब यहाँ पर आप सभी को बता दें ASRB का एक यहाँ पर एक पोस्ट आई हुई थी, मतलब कुछ पोस्ट था टेक्नीशियन का, उसी का दोस्तों यहाँ पर पेपर मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ए, यहाँ पर सान्या पिल्लई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 जो सीटें हैं ना, ये यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। बात यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो 108वां संविधान संशोधन, 108वां, जी हाँ दोस्तों, 108वां संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण विधेयक 2018 को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को पारित किया था, लेकिन वर्तमान समय तक पारित नहीं हो पाया है, ठीक है ना। इस विधेयक में यहाँ पर क्या प्रावधान था, क्या प्रावधान है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ मतलब केंद्र सरकार रहे प्लस राज्य सरकार रहे, तो ऐसी सूची को हम बोलते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं डियर? समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है ना। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 प्रविष्टियां थी, किंतु 7वें तथा 42वें संशोधन के बाद अब कितनी प्रविष्टियां शेष है? तो याद करिएगा, केवल 61 प्रविष्टियां क्या है? शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, पेट या फिर बड़ी आंत? तो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, पेट या फिर बड़ी आंत? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। छोटी आंत यहाँ पर क्या दोस्तों? राइट आंसर है। दोस्तों छोटी आंत क्या दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? छोटी आंत। यदि हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। कितना? लगभग 7.5 मीटर यहाँ पर लंबा, और कुंडलिनी की तरह, ठीक है, इस तरह से कुंडलिनी की तरह होता है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रोत प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रक्त भी निकलते हैं। इसकी भित्ति से यानी कि दीवार से तो कुछ क्या होता है? रक्त भी निकलते हैं, ठीक है ना। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, मतलब जो पूर्ण रूप से पचा नहीं भोजन है, ठीक है ना। जब क्षुद्रांत के निचले हिस्से पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, तो वहां पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पूछ लेता प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो प्रोटीन दोस्तों एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिलहाल के लिए वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? देखिए दोस्तों, एक होता है प्राथमिक, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। जैसे कृषि वगैरह को जिससे मतलब खेती वगैरह होती है ना, वह प्राथमिक यहाँ पर क्षेत्र में आ जाते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर 37 का बी, मछली पकड़ना को यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। यहाँ पे गतिविधि ऐसी नहीं है, मछली पकड़ना जो है तृतीयक क्षेत्र के तहत नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत,
तो कृषि, पशुपालन और मछली पालन इत्यादि आ जाते हैं। तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? इंदिराबाई, सरस्वती विजयम, आनंद मठ या फिर अंगुरिया विनिमय। तो बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, अंगुरिया विनिमय। कौन सा दोस्तों? अंगुरिया विनिमय। भूदेव मुखोपाध्याय 19वीं शताब्दी के बंगाल के लेखक थे, ठीक है ना। अंगुरिया विनिमय जो था उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। किनका दोस्तों? यानी कि किनका यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करेंगे भूदेव मुखोपाध्याय का, ठीक है ना। और वे संस्कृत के कैसे थे? महान विद्वान थे। संस्कृत के दोस्तों महान विद्वान थे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए? भौतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, कृषि से या फिर गणित से? तो दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या बोलते हैं? जनक बोला जाता है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति को जो शुरुआत 1967 में की गई थी, इसमें सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था? तो गेहूं को हुआ था, गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने किसको लोकप्रिय बनाया? सरोद को, तबला को, शहनाई को या फिर सितार को? तो दोस्तों ये शहनाई वादन थे। कैसे थे? शहनाई वादन थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है प्रिंट में, थोड़ा उसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय, कुत्ता, ईगल या फिर शेर? तो जुगाली करने वाला यहाँ पे बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो जुगाली यहाँ पर गाय, क्या राइट आंसर हो जाएगा? गाय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल या फिर पाचक कक्ष, ठीक है। तो दोस्तों बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, यह आप सभी के सामने निकलकर सामने आ जा रहा है, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, पाचक कक्ष। क्या होता है? पाचक कक्ष होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? निवेश, संपार्श्विक, पूंजी या फिर त्वरित? तो दोस्तों इसको बोला जाता है संपार्श्विक। क्या बोलता है? संपार्श्विक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो बॉक्साइट बात बोलते हो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। पूछ लिया एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बताएंगे आप लोग बॉक्साइट। क्या बताएंगे? बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और यहाँ पर उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट के भंडार सबसे अधिक है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार दोस्तों सबसे अधिक है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि हम बात करेंगे बॉक्साइट के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य के, तो आप सभी के सामने झारखंड आ जाता है, सॉरी झारखंड है, हाँ झारखंड है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित वर्गों हेतु आरक्षण या फिर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या फिर हिंदुओं मंदिरों में प्रवेश? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, पूछ लेता है किसने यहाँ पर तीनों गोलमेज में यहाँ पर भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया था। अब बात करेंगे 1930 में दूसरा जो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन था ना, दलितों के लिए क्या इन्होंने किया था? पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ मांग की गई थी, ठीक है ना। यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1995, 1998, 1999, 1997? तो दोस्तों बात करेंगे भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में, कब दोस्तों? अप्रैल 1999 में दोस्तों स्टार्ट की थी। अब इसका पूछ लेते हैं इसका एम क्या होता है? तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लिए लोगों को रोजगार देना और उनको स्वच्छ, सक्षम एवं समृद्ध बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी, निर्वाचकीय मतपत्र ऑप्शन सी, निर्वाचन परिषद ऑप्शन डी
और निर्वाचकीय परिषद ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों, यही करता है। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है भाग 15 में है। किसमें दोस्तों? भाग नंबर 15 में है। और उसके साथ साथ बात करेंगे अनुच्छेद 324 से 329 के बीच यहाँ पर ये अनुच्छेद है, 324 से लेकर 329 के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बुक था इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हैं और 1959 में यह यहाँ पर प्रकाशित हुई। एक और क्वेश्चन था आगा खां, आगा खां कौन सा है? आगा खां जो कप है ना वह किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है? तो दोस्तों आगा खां जो कप है ना वह रिलेटेड है हॉकी से। किससे? हॉकी से। आप यहाँ पर पेड बैच लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, 147 अभी ऑफर चल रहा है 5 सितंबर तक। आप व्हाट्सअप नंबर 98388457 पर 42 पर आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें 100+ मॉक टेस्ट, 50 वीडियो लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है दोस्तों। मतलब 147 उसका आगे फीका पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। जान लगा दो या फिर जाने दो, 2 में से एक काम करना है।